एम लक्ष्मीकांत की बुक और इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 1 शुरू करने के लिए अ टेल ऑफ टू इरास को समझना बहुत जरूरी है। ये एक तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन की कहानी है, जिसे हम दो मुख्य हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं, कंपनी रूल और क्राउन रूल। कहानी शुरू होती है 1600 में, जब ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर इशू किया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ इलाइट क्लास के बिजनेसमैन की कंपनी थी, जिसे इंडियन ओशियन में ट्रेड करने की मोनोपोली मिल गई। साथ ही उन्हें अपने बिजनेस के लिए लॉज बनाने के लेजिस्लेटिव पावर्स भी मिले। एक एक बड़ा मोड़ तब आया जब सपोय म्यूटिनी 1857 का रिवोल्ट हुआ, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इस रिवोल्ट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को हिला दिया और उन्होंने तय किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस का काम नहीं है। कंपनी रूल खत्म हुआ और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल शुरू हुआ। फिर वॉइस फिर गवर्नर जनरल का नाम वॉइसरॉय हो गया, जो क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। साथ ही एक नया ऑफिस बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। दोस्तों, चार्टर 1600 में मिला, पर उन्हें इंडिया आने में 8 साल लग गए। 1608 में वो इंडिया आए और उन्होंने पहली फैक्ट्री 1611 मछलीपट्टनम और 1612 सूरत में लगाई। धीरे धीरे उन्होंने मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में ट्रेडिंग पोस्ट बनाए, जो मेजर प्रेसिडेंसीज बन गई। 1634 में उस टाइम के रूलर ने उनका एक्सक्लूसिव राइट सूरत से बढ़ाकर बंगाल तक कर दिया। असली बदलाव आया बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जब 1665 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स अर्थात रेवेन्यू कलेक्शन और सिविल जस्टिस की पावर मिल गई। अब ये कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन भी करने लगी और इंडिया की वेल्थ यूरोप भेजने लगी। दोस्तों, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल हो रही है, तो उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये पहला स्टेप था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मनमर्जी रूल्स बनाती थी। इस एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया और मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज को उसके अंडर कर दिया। इसी एक्ट के अंदर 1774 में अर्थात 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बने, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। ये सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत थी। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1773 के डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए ये एक्ट आया। इसने डुअल गवर्नमेंट बनाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए इस एक्ट में पहली बार बनाए गए। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया। सिवाय टी और चाइना के साथ ट्रेड के, इसने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये सेंट्रलाइजेशन का फाइनल स्टेप था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ईस्ट इंडिया कंपनी अब ट्रेडिंग बॉडी नहीं रही, बल्कि एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। इसमें सिविल सर्वेंट्स को इंडियन के लिए ओपन करने का सजेशन दिया गया
पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसने स्लेवरी को भी एबोलिश किया। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसने पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को अलग किया। एक 6 मेंबर की इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। इस एक्ट ने सिविल सर्विसेज को इंडियंस के लिए ओपन कर दिया, पर एग्जाम यूके में ही होता था। इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन अर्थात 4 मेंबर्स फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट्स को भी अलाउ कर दिया। दोस्तों, उसके बाद आया द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे सिपाही म्यूटिनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। 1857 का रिवोल्ट सिपाही म्यूटिनी एक बड़ा मोड़ था, जिसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल खत्म किया और ब्रिटिश क्राउन के रूल लाया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। पहले थे लॉर्ड कनिंग, जो क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। डुअल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खत्म करके एक नया ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुई दोस्तों। वायसराय ने 3 इंडियंस, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को काउंसिल में नॉमिनेट किया। वायसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई, जो वैलिड थी 6 महीने के लिए। दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ाए गए और डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविजंस लाया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ाए गए और इनडायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविजंस लाया गया। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाया, यानी मुस्लिम्स के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन बने जिन्होंने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की एज अ लॉ मेंबर। दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, इसने इंडिया में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत की। प्रोविंसेस में डायरकी अर्थात ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स लाई गई। बाइकैमरलिज्म, अपर एंड लोअर हाउस और डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए। 1926 में यूपीएससी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इसी के तहत बना। सैमन कमीशन 1927, सैमन कमीशन 1927। 1919 के एक्ट के एनालाइज करने के लिए ये 7 मेंबर्स की ऑल वाइट कमेटी आई, जिसका इंडियंस ने बहुत अपोज किया क्योंकि इसमें कोई इंडियन नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सबसे बड़ा और लंबा एक्ट था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 50% से ज़्यादा पार्ट इसी से है। इसने आरबीआई और फेडरल कोर्ट, आपका सुप्रीम कोर्ट बनाया। इसने डायरकी को प्रोविंसेस से खत्म किया और सिंध, बिहार, उड़ीसा और बर्मा को अलग अलग किया। फिर आती है दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। वर्ल्ड वार टू के बाद ब्रिटेन कमजोर हुआ और माउंटबेटन प्लान के तहत इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ। ब्रिटिश रूल खत्म हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की पावर मिली। दोस्तों, आपको अगर यह संक्षिप्त क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।